एयर इंडिया जो एक टाइम पर ट्रस्ट और क्वालिटी का बहुत बड़ा नाम था, आज की डेट में परेशानी और रिस्क का सबसे बड़ा नाम बन गया है। एयर इंडिया का 12 जून को एक जो दुखद हादसा हुआ उससे सभी लोग परिचित हैं, लेकिन उसके पहले और उसके बाद आसपास क्या घटना घटी आपको बताता हूँ। 12 जून की उस घटना के बाद 12 जून से लेकर 19 जून तक 83 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल हो गई। दिल्ली से पेरिस एक फ्लाइट जानी थी, वो प्री फ्लाइट चेक में कैंसिल हो गई। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एक फ्लाइट कैंसिल हो गई। क्यों? क्योंकि प्लेन ही अवेलेबल नहीं था। फ्रांसिस्को से मुंबई आने वाली फ्लाइट को कोलकाता में रुकना था और वहां से मुंबई आना था। वहां पे टेक्निकल ग्लिच हुआ, मुंबई के पैसेंजर को कलकत्ता में ही उतार दिया गया। फ्लाइट थी एक दुबई से इंडिया आ रही थी। पहले तो लेट चली और उसके बाद जब चली तो पूरे रास्ते में एसी ही नहीं चला। सब यात्री मैगजीन से हवा करते करते बैंगलोर आए। टोरंटो से दिल्ली के लिए फ्लाइट उड़ी, फ्रैंकफर्ट में उतारनी पड़ी। क्यों? क्योंकि टॉयलेट भर गए थे। शिकागो से दिल्ली फ्लाइट उड़ी, शिकागो वापस चली गई। क्यों? क्योंकि 12 में से 11 टॉयलेट भर गए थे, खराब हो गए थे। शिवराज सिंह चौहान एयर इंडिया से ट्रैवल कर रहे थे, टूटी सीट मिली उनको बैठने के लिए। डेविड वार्नर ने कहा मैं एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठा, सारे यात्री बैठ गए, पायलट ही नहीं था। संजीव कपूर जो शेफ हैं, फेमस शेफ, वो यात्रा कर रहे थे। उन्होंने फूड की फोटो डाली, ये क्या फूड परोस रहा है एयर इंडिया। इसके अलावा चाहे वीरदास हो, योगेंद्र यादव हो, ऐसे कितने भी सेलिब्रिटीज हर दूसरे दिन एयर इंडिया पे कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रहे हैं। ये लिस्ट एंडलेस है। ये क्या हो रहा है एयर इंडिया में? एयर इंडिया देश की पहली एयरलाइन थी, देश की बेस्ट एयरलाइन थी, दुनिया इसकी कस्में खाती थी कि क्या क्वालिटी है, क्या सर्विस है। लेकिन ऐसी एयर इंडिया को अब क्या हो गया है? चलो बीच में तो सरकार ने ले लिया था, उसमें बहुत सारे इशू थे, लेकिन सरकार के बाद वापस टाटा ग्रुप ले चुका है। 3 साल हो चुके हैं, क्या उनसे भी नहीं संभल रही है? तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब ये बेस्ट एयरलाइन थी तो क्यों थी, और फिर ये बिगड़ गई तो क्यों बिगड़ी, क्या कारण है, इसमें सरकार और नेताओं का क्या रोल है, अब ये सुधर क्यों नहीं रही है, क्यों इतने टेक्निकल फेलियर हो रहे हैं, इतनी फ्लाइट डिले क्यों हो रही है, इतनी फ्लाइट कैंसिल क्यों हो रही है, इतनी शिकायतें क्यों आ रही हैं, क्यों जाम हो रहे हैं इनके टॉयलेट्स, ऐसी क्या वजह है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कैसे एक एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल कंपनी को कचरा बना दिया जाता है उसके मैनेजमेंट के द्वारा, या जानना चाहते हो तो यह वीडियो जरूर देखना, और ये वीडियो काफी कंट्रोवर्शियल भी होने वाली है। सबसे पहले शुरू करते हैं एयर इंडिया की शुरुआत से। एयर इंडिया देश की पहली एयरलाइन थी जो चालू की गई थी। देश के पहले पायलट जो कि JRD टाटा थे, उन्होंने एक प्लेन खरीदा, छोटा सा। उसका मुख्य काम था चिट्ठियां इधर से उधर ले जाना, और उसमें सिर्फ एक पैसेंजर सीट थी, 50 रुपए की आती थी। उस प्लेन ने पहले साल में लाखों चिट्ठियों और 14 पैसेंजर को ट्रैवल करा के टोटल 10,000 रुपए का मुनाफा कमाया। 1947 में देश आजाद हो गया। 1948 में मुंबई से लंदन पहली इंटरनेशनल फ्लाइट की शुरुआत भी एयर इंडिया ने ही की। सब कुछ ठीक चल रहा था। 1953 में जवाहरलाल नेहरू जी आए और बोले देश की एयरलाइन एक ही तो है, ये सरकारी होनी चाहिए, प्राइवेट क्यों। उसको कर दिया नेशनलाइज, अब ये हो गई सरकारी कंपनी। लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि भैया सरकारी बना तो दी पर हमें चलानी नहीं आती, चलाओ तो JRD टाटा आप ही। तो जो बोर्ड बनाया ना उसमें JRD टाटा को रखा गया, भैया है हमारी पर चलाओ आप। अब देश का काम हो तो टाटा ग्रुप कभी भी मना नहीं करता। JRD टाटा ने कहा ठीक है, हम चेयरमैन हैं, होगी तुम्हारी, चला हम लेंगे। और वो एयर इंडिया का बेस्ट टाइम था, क्योंकि JRD टाटा खुद काफ़ी इधर उधर ट्रैवल किया करते थे, एयर इंडिया में ही करते थे, और हर कमी को नोट करते थे, उसको इम्प्रूव करते थे, डायरेक्ट कंट्रोल था उनका। उस समय JRD टाटा ने इसके 2 टुकड़े किए। उन्होंने कहा कि एक इंडियन एयरलाइन बनाओ जो देश में चले, और एक एयर इंडिया बनाओ जो देश के बाहर चले। 1978 में आई मोरारजी देसाई की सरकार, वो बोले अरे साहब हमारी कंपनी है, हम चला लेंगे। उन्होंने JRD टाटा को बोर्ड से हटा दिया, अब इसको चलाएगी भाई भारत सरकार। एयर इंडिया का डाउनफॉल हुआ, उसकी रेपुटेशन गिरने लगी। तो एयर इंडिया पे कैसे उसका फाइनेंशियल डाउनफॉल चालू हुआ? उस कंपनी की नींव इतनी मजबूत थी, आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि 1992 में ये कंपनी कर रही थी 333 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा, और इनके पास थे 2000 करोड़ रुपए के रिजर्व। सभी बैंक लाइन लगा के बैठी रहती थी कि भाई हमारे यहाँ खाता खुलवा लो। फिर इसके साथ वही हुआ जो BSNL के साथ हुआ। पहले जब एक छत्र राज था तो सब बढ़िया चल रहा था और सरकारी कंपनी के हाथ बंधे हुए थे, तो क्या हुआ, प्रॉफिट घटने लगा, लॉस बढ़ने लगा। कुछ नंबर्स मैं आपको बताता हूँ। 2006 में इन्होंने डिसाइड किया कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस अलग अलग क्या चलानी, मर्ज कर देते हैं। 2007 में इन्होंने मर्ज किया, और मर्ज का रिजल्ट क्या हुआ उसका डेटा आपको मैं समझाता हूँ। जब 2007 में मर्ज किया, इसका टोटल लॉस था 770 करोड़ रुपीस, और मात्र 2 साल में लॉस बढ़ के 2009 में ये हो गया 7000 करोड़। 700 करोड़ से 7000 करोड़ केवल 2 साल में। एक और डेटा सुनो, एम्प्लॉय के नंबर उस समय इनके पास 300 एम्प्लॉय थे, जितने प्लेन थे उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 256
एम्प्लॉय पर प्लेन वर्ल्ड का एवरेज है आधा, यानी वर्ल्ड के एवरेज से डबल एम्प्लॉय लेके घूम रहे थे। जहां बाकी एयरलाइन का सैलरी का खर्चा जो है टोटल रेवेन्यू का 10% होता था, यह वहीं इस कंपनी का 20% था। इनके टोटल रेवेन्यू का 20% तो ये सैलरी में बांट देते थे। सेकेंड चीज़ है एम्प्लॉय सर्विस। एम्प्लॉय की संख्या ज़्यादा है कोई बात नहीं, सैलरी ज़्यादा लेते हैं कोई बात नहीं, भैया सर्विस तो दो। जहाँ प्राइवेट एयरलाइन के कर्मचारी देख रहे हैं स्माइल से सर्व कर रहे हैं, ग्राहक की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना अच्छा बोनस मिलेगा और उतना ही अच्छा ये आगे परफॉर्म कर पाएंगे, वरना जॉब से हटा देंगे। पर ये डर तो एयर इंडिया के कर्मचारियों को था ही नहीं, क्योंकि एयर इंडिया में परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं था, हटने का डर नहीं था। और एयर इंडिया में जो लोग ट्रैवल करते थे वो बिहेवियर मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। तो भाई साहब, संख्या ज़्यादा, सैलरी ज़्यादा, सर्विस कम, उसके अलावा फ्री टिकट्स, क्योंकि एयर इंडिया सरकारी कंपनी है। तो क्या हुआ साहब, एमपी साहब फ्री ट्रैवल करेंगे। एयर इंडिया में कैबिन क्रू की जो डिज़ाइन है वो पुरानी डिज़ाइन चल रही है, पुरानी सीट चल रही है, पुराना इंटीरियर चल रहा है। बाबा आदम के ज़माने से कोई अपग्रेडेशन नहीं है। जो सीट फट गई है तो फटी चल रही है, टूट गई है तो टूटी चल रही है। पुराने प्लेन जो काफ़ी खरीदे गए उसकी मेंटेनेंस तक नहीं हो पा रही है टाइम से। कब वो सुविधा देगी, जब उसके पास प्लेन्स होंगे। जब ज़रूरत थी थोड़े थोड़े करके प्लेन लेने की, लिए ही नहीं, और जब प्लेन लिए तो इतने ज़्यादा ले लिए कि जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। एक टाइम पे एयर इंडिया ने दिया 111 प्लेन का ऑर्डर, 67,000 करोड़ लगा के। उस समय इतने रूट्स ही नहीं थे, इतने ज़्यादा पायलट ही नहीं थे, लेकिन भाई साहब लेने थे तो ले लिए। क्यों लिए पता नहीं। और जो भी प्लेन खरीदे, कुछ ऐसे प्लेन्स भी खरीदे जिसको कोई नहीं खरीद रहा था। इंडियन हिस्ट्री में जितने भी ज़्यादा प्लेन क्रैश हुए हैं, अभी आप जाके गूगल पे रिपोर्ट निकालोगे, जितने ज़्यादा प्लेन के रेशियो हैं मोस्टली एयर इंडिया के हैं, मोस्टली बोइंग कंपनी के हैं। और बोइंग में पिछले काफ़ी समय से सीरियस क्वालिटी इशू चल रहे हैं। पिछले 10 साल में 1000 से ज़्यादा इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जिसमें बोइंग के प्लेन्स में शिकायत आ रही है कि इनका जो इंजन है कहीं आग पकड़ रहा है, कहीं इंजन चलती फ्लाइट में बंद हो रहा है, कहीं पूरे विमान में धुआं भर गया है, कहीं चलती फ्लाइट में पैनल उड़ गया, कहीं चलती फ्लाइट में खिड़की हट गई। क्यों? क्योंकि उसके स्क्रू टाइट नहीं थे, लैंडिंग के टाइम पे पहिया गिर गया। इसलिए धीरे धीरे पूरी दुनिया बोइंग से दूरी बना रही थी, एयरबस के पास जा रही थी। अगर इंडिगो का आप देखोगे तो 100% का जो फ्लीट है वो एयरबस का है। इंडिगो बोइंग से नॉर्मली बाय नहीं करता है। जो ड्रीम लाइनर 787 अभी क्रैश हुआ है अहमदाबाद से दुर्घटनावश, वो इंडिया में सिर्फ 34 हैं, जिसमें से 33 एयर इंडिया के पास हैं। एक इंडिगो ने लिया है अभी रेंट पे। सेम अकासा और स्पाइस जेट की भी यही बात है, वो बोइंग को कम प्रेफर करते हैं, एयरबस में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एयर इंडिया ही इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने भर भर के बोइंग खरीद रखे हैं। और इंडिया में जितने भी बोइंग हैं मेजॉरिटी एयर इंडिया के पास है। इंडिया टुडे का एक रिसेंटली आर्टिकल आया था क्रैश के बाद, सिंथिया किचन्स करके एक बोइंग की कर्मचारी है जो कि 2009 से 2016 के बीच में बोइंग में क्वालिटी मैनेजर थी। उसने 11 प्लेन की लिस्ट बना के अपने मैनेजर को दी कि 11 प्लेन में मुझे क्वालिटी इशू लग रहे हैं, सेफ्टी इशू लग रहे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई है, इसको कैसे सुधारें, क्या करें। तो मैनेजर बोला टेंशन मत लो, इसको अमेरिका में नहीं रखेंगे, इसको तो बाहर किसी देश को एक्सपोर्ट कर देंगे। उन 11 में से 6 प्लेन एयर इंडिया ने लिए हैं। वैसे एक टाइम पे बोइंग की क्वालिटी की कस्में खाई जाती थी। साहब बोइंग ने क्या क्या किया है आपको बताता हूँ। बोइंग ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूएस नेवी को फाइटर जेट सप्लाई किए हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बम गिरा था वो बोइंग के प्लेन से ही गिराया था। जो नासा ने चांद पे कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, उसका जो सबसे पावरफुल इंजन था वो बोइंग ने बनाया था। लेकिन इस बाप कंपनी से ऐसा क्या पाप हो गया कि पिछले 10 साल में 1000 से ज़्यादा इशू आ गए। जो सुनीता विलियम्स स्पेस में रह गई थी वो भी बोइंग की गलती से ही रह गई थी। खैर गवर्नमेंट को तो ये समझ में आ गया कि भैया अपने से तो एयरलाइन चलती नहीं है, कि एक बीएसएनएल पे ऑलरेडी इतना खर्चा कर रहे हैं, ये एयर इंडिया दूसरा बीएसएनएल हो जाएगा। एयर इंडिया का उस समय टोटल लॉस 85,000 करोड़ हो चुका था। तो उन्होंने कहा कि किसी को बेचो तब जाके बचेंगे। वो कोई भी व्यक्ति इसको लेने को आसानी से तैयार नहीं, पर टाटा ग्रुप बोले नहीं मैं लूँगा, मेरे बचपन का प्यार है। उस समय एयर इंडिया पे कर्जा था 15,300 करोड़ रुपीज़ का। टाटा ग्रुप ने कहा हम चुकाएंगे। उसके अलावा 2700 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को और दिए। टोटल 18,000 करोड़ में एयर इंडिया की घर वापसी। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं 1 साल तक इनको हटाया नहीं जाएगा, और अगर 1 साल के बाद हटाते भी हो तो इनको वीआरएस सर्विस देनी पड़ेगी। तो टाटा ग्रुप ने कहा कि हमें ये भी मंजूर है। तो 69 साल से जो कमियां इस ग्रुप में थी, सभी कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी उठाई टाटा ग्रुप ने। तो जनवरी 2022 में ग्रुप ने चार्ज लिया और कहा कि 5 साल का प्लान बनाएंगे हम एयर इंडिया को रिवाइव करने का। और क्या क्या प्लान में उन्होंने सोचा और क्या क्या किया, आइए जानते हैं। एयर इंडिया में सबसे पहली दिक्कत ये थी कि बहुत सालों से मोटा इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं था।
वो नॉर्मल लॉस चलाने में जीवन निकल गया था, सैलरी देने में, ब्याज देने में। तो वो इम्प्रूवमेंट कब करते, नए फ्लीट कब लेते? तो टाटा ग्रुप ने सबसे पहले आते ही देखा भैया हम मेजर एक्सपेंशन करेंगे और रिकॉर्ड ऑर्डर दे दिया 470 एयरक्राफ्ट का, और इंडिया की हिस्ट्री का नहीं बल्कि वर्ल्ड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है, जब एक ही कंपनी ने एक साथ 470 प्लेन मंगा लिए। फिर सेकेंड चीज़ इन्होंने कहा भैया पुराने एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पुराने हैं, कुछ तो बोइंग के हैं जो टेक्निकल एरर्स उसमें आ रही है, एयरबस के भी जो कुछ वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो एयर इंडिया में थी, जो फ्लाइट्स इंटरनेशनल जाती हैं वहाँ पे एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है, आप मूवी गाना सब सुन सकते हो। कई प्लेन में वो ख़राब चल रहे थे, कई जगह सीटें टूटी हुई है, कई जगह सीट के कवर फटे हुए हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो सबसे पहले टाटा ग्रुप्स ने कहा कि भैया चलो एक काम करते हैं, एयर इंडिया के एक एक प्लेन को पकड़ के रिफिट करेंगे, नई सीट्स लगाते हैं, नई सीट कवर लगाते हैं, नया एंटरटेनमेंट लगाते हैं, पुराने इंटीरियर को चेंज करके नया इंटीरियर बनाते हैं। ये पूरा प्लान बना के धीरे धीरे फ्लीट को रीफिट करेंगे और जो बहुत ज़्यादा पुराने प्लेन हो गए हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए इन्होंने 200 मिलियन यानी कि लगभग 1500 करोड़ रुपए लगा के आईटी सिस्टम को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि सर्विसेज थोड़ी और बेटर हो जाए, टेक्नोलॉजी थोड़ी बेटर हो जाए। एक और इशू आया एयर इंडिया के साथ, ये कि एयर इंडिया की जितनी भी फ्लाइटें थी ना वो ज़्यादातर इंटरनेशनल चलती थी, डोमेस्टिक रूट पे कम चलती थी। उस समय डोमेस्टिक रूट को डेवलप करने पे ध्यान नहीं दिया इन्होंने, और जब ये ध्यान नहीं दे रहे थे उस समय इंडिगो आया और डोमेस्टिक रूट को पूरा कवर कर लिया और मार्केट का बादशाह बन गया। तो अब एयर इंडिया ने कहा भैया एक काम करेंगे, हम डोमेस्टिक पे भी ध्यान देंगे। तो अपनी 4 एयरलाइन थी उस समय, उनको मर्ज किया, एयर इंडिया को विस्तारा से मर्ज किया और कहा इनको इंटरनेशनल में धूम मचाने देते हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस को एयर एशिया से मर्ज करते हैं और हम फोकस करते हैं डोमेस्टिक पे। तो अब पूरा फोकस ये भी है कि डोमेस्टिक पे भी जीरो से राज करेंगे, इंडिगो को कड़ी टक्कर देंगे। एयर इंडिया को 70 साल में जो गड़बड़ी हुई है ठीक करनी है, और उसको बेचारे को अभी आए हुए मात्र 3-3.5 साल हुए हैं, और क्यों वो उतनी तेजी से जो उसका प्लान है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, एक एक करके वो भी कारण समझते हैं। पहली चीज़, इन्होंने ऑर्डर तो दे दिया 470 प्लेन का, तो भैया कोई स्विगी जोमेटो थोड़ी है कि आज ऑर्डर देंगे 10 मिनट पे घर पे आ जाएगा। आज ऑर्डर दिया है, कोई 5 साल में आएंगे, कोई 7 साल में आएंगे, कोई 3 साल में आएंगे, तो अभी फ्लीट आने भी नहीं लगे हैं, तो इसलिए नए प्लेन नहीं हैं, तो अभी पुराने को मजबूरी में काम पे लेना पड़ रहा है। फिर सेकंड, पुराने प्लेन को भैया ठीक करने के लिए पुराना प्लेन मांग रहा है सर्विस, जो रेगुलर सर्विस होनी चाहिए थी वो तो हुई ही नहीं, अब लंबे समय में हो रही है तो टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक प्लेन को सर्विस होने में मान लो 10 दिन लगते हैं एवरेज टाइम, तो एयर इंडिया के प्लेन को 20 से 25 दिन लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बरसों में जाके आज सर्विस हो रहे हैं, उसकी तो रीफिटिंग हो रही है। तो भैया कुछ प्लेन चल रहे हैं रीफिटिंग में, कुछ प्लेन में आ रही है टेक्निकल दिक्कतें, नए प्लेन आ नहीं रहे हैं, पुराना फ्लीट कम है, तो भैया फिर क्या करेंगे? तो फिर तो होगी ना टेक्निकल प्रॉब्लम, फिर तो होगी ना डिले, फिर होगा ना कैंसिलेशन। तो उसमें एयर इंडिया क्या कर लेगा, टाटा ग्रुप क्या कर लेगा? सारा काम एक साथ करेंगे तो धंधा रुक जाएगा। तो वो क्या थोड़ा थोड़ा सा काम हो रहा है, तो नज़र में नहीं आ रहा। तो आपको आने वाले 5 साल में दिखेगा हाँ यार पुराने प्लेन तो रिप्लेस कर दिया या रिफिट कर दिए और नए प्लेन भी आ गए। तो वो 5 साल में जो जखीरा दिखेगा ना वो अलग ही दिखेगा, पर अभी कंडीशन ख़राब है। तो आपको क्या लगता है कि जो टाटा ग्रुप है वो एयर इंडिया को रिवाइव कर सकता है? कमेंट्स में अपने सुझाव जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।